So whether we are live or not. Yeah, let us wait for other students. Okay, we will start in 1 minute. Okay. डियर अपलोड करने के लिए तो डाटा ही नहीं है हमारे पास इतना। हाँ, दिल्ली में होते तो हाँ पता नहीं अंधाधुन डाटा अपलोड कर देते, यहाँ तो डाटा ही नहीं है। यस, या so now the class is live. Now I am starting a very important topic. Okay, so I will increase my pace. Okay, I will increase my pace so that we can cover more of the content. Okay, as much as content I am एज पॉसिबल। ओके, और आप लोगों को बता दूं, आप लोग मुझे मत लिखिए मैसेज कि ये टॉपिक करा दीजिए वो टॉपिक करा दीजिए। मुझे पूरा का पूरा सिलेबस पता है, मैंने आप लोगों के पेपर्स रीड करे हैं। जो मुझे मिलता जा रहा है ना, मतलब जो मुझे लग रहा है कि मैं ये करा देता हूँ, ये करा देता हूँ, मैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसलिए मुझे आप लोगों का सिर्फ साथ चाहिए। ठीक है, तो साथ ये होगा कि हम कम लिखें। ओके, तो नेक्स्ट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो पहला क्या है बताइए। सबसे पहले जो प्रोसेस है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वो करने जा रहे हैं। अब प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आप क्या करते हो, आप एक क्लेम बनाते हो, एक एजम्पशन बनाते हो अबाउट द पॉपुलेशन। सो फर्स्ट इज मेकिंग अ क्लेम और स्टेटमेंट about the population, about the population। ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बताइए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट दी सैंपल डाटा फ्रॉम दी पॉपुलेशन। ओके, फिर हम थर्ड पे क्या करते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज दी सैंपल डाटा, that means you are calculating what feature of the sample. Okay, you are calculating and you can say sample statistics. You are calculating sample statistics। then the fourth is yes। अब फोर्थ क्या है, इस पे हम रुक गए थे। इसका मतलब क्या है, हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्या हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जिस तरीके से मैं कहूंगा कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डाटा ज्यादा है और सैंपल डाटा कम है, तो जो सैंपल का मीन निकलेगा उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का मीन भी इसके आसपास होगा। पर लेकिन रियलिटी में सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन मैच नहीं करते। तो हम मान के चलते हैं वो जो डिफरेंस है पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बारे में, वो ड्यू टू चांस है, ड्यू टू सम चांस है। वो हमेशा नहीं होता, ड्यू टू चांस है कि हमारा जो सैंपल है उसको सिलेक्ट करने में गलती हो गई थी। ठीक है, तो वी रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट, वी टेक द assumption that डाइवर्जेंस मतलब डिफरेंस between sample information and between sample and population characteristics is due to बताइए क्यों हुआ होगा ऐसा। is only due to chance, is only due to chance, or you can say it is expected, it is due to chance or it is expected। ऐसा तो होगा ही होगा हमेशा, because sample is just a part of population, sample is just a part of population। ओके, और फिर हमें क्या करना होता है, फिफ्थ स्टेप में हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंस आया है, ये जो डाइवर्जेंस है, वेरिएंस है, वेरिएशन है, ये ड्यू टू चांस है
या फिर रियलिटी में डिफरेंस है कि जो स्टेटमेंट बनाई गई थी वो गलत थी, वो गलत थी। ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट दैट वी हैव टू check whether the difference between, okay, between statement we make about population and sample observed। सैंपल का तो हमने कैलकुलेट करा है इसलिए वो ऑब्जर्व्ड है, और स्टेटमेंट के बारे में हमने पॉपुलेशन के बारे में हमने क्या करी है, स्टेटमेंट बनाई है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है, वेदर दैट डिफरेंस इज ड्यू टू चांस ओनली और, ठीक है, अगर वो चांस ओनली का है तो इसका मतलब वो क्या है, डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट है। क्या है, इनसिग्निफिकेंट, बड़ी बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। ओके, और अदरवाइज क्या होगा, अगर ये चांस का नहीं है, रियलिटी में डिफरेंस सही है ये, कि भाई पॉपुलेशन के बारे में जो हमने स्टेटमेंट बनाई है और सैंपल से जो इंफॉर्मेशन निकली है उनमें जो डिफरेंस है वो सही में एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे वो जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर अब हमें डाउट है। ओके, अदरवाइज इट विल कास्ट अ डाउट ऑन दी स्टेटमेंट, इट विल कास्ट अ डाउट about the statement, ओके। अब आ जाओ क्या है, अब ये तो हो गया आपका क्या कि व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये मीनिंग है किसका, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आप लिख कर आ सकते हैं ये। नेक्स्ट है, हम करने जा रहे हैं क्या, हाइपोथेसिस क्या होती है। और डियर आपसे क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नेक्स्ट आ जाओ, हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस इट इज अ क्लेम, और स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन, स्टेटमेंट about the population। ठीक है, और यू कैन से इट इज एन assumption about the population, about the population, so that is called hypothesis, and this assumption is about the population characteristics, so we call it as population parameter, ओके। बात आती है समझ में, नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज द मीनिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द 6 स्टेप्स, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द 6 स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो इन 6 स्टेप्स को इंक्लूड करके चलेंगे। ओके, ये आपको आने चाहिए 6 स्टेप्स, और यू कैन से प्रोसीजर ऑफ hypothesis testing। okay, first step is what, first of all you will set what, null hypothesis and alternate hypothesis, और इनको समझेंगे भी। okay, so first we will set up null hypothesis and alternate hypothesis। then what we do in the second step, हमें देखना होता है कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना लेकर चलना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे भी बहुत डिटेल में। ओके, एक बार ये सारी की सारी टर्म आप समझ जाओगे, आप एक्सपर्ट बन जाओगे हाइपोथेसिस के। ओके, तो एक आपकी काफी सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी इससे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिटरमिनेशन, डिटरमाइन करोगे
आप क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप इज व्हाट, यू विल सेलेक्ट द टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगाओगे? सेलेक्ट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड। ओके, वेदर इट इज जेड टेस्ट, आप जेड टेस्ट यूज करेंगे, आप टी टेस्ट यूज करेंगे, आप एफ टेस्ट यूज करेंगे, या आप काई स्क्वायर यूज करेंगे। फोर्थ स्टेप पे आप क्या करेंगे? आप एक डिसीजन रूल बनाएंगे कि वैल्यू अगर इससे ज्यादा चली गई तो रिजेक्ट करेंगे, इससे कम चली गई तो एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा आप क्या करेंगे? एस्टैब्लिश कर लेंगे रूल को, एस्टैब्लिश दी डिसीजन रूल। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे? आप परफॉर्म करेंगे कैलकुलेशंस। यू विल डू व्हाट? यू विल परफॉर्म कैलकुलेशंस। और डियर, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास डिसीजन रूल होगा और कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। उनके बेसिस पर आप लास्ट करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन बनाएंगे कि हाइपोथेसिस जो स्टेटमेंट थी वो ठीक थी या गलत थी। बस इतना ही है। यू विल ड्रॉ कंक्लूजन। आइए एक एक को डीप में समझते हैं। अब रियल हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट होती है। Okay, so first is null hypothesis and alternate hypothesis. Okay, first is null hypothesis versus alternate hypothesis. ओके, इसके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देता हूं यहीं पर ही। डियर, मैं आपको बताता हूं, जो नल हाइपोथेसिस है इन दोनों के सिंबल होते हैं, पहली बात तो, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय H0 and it is denoted by H1. ओके, सो नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? नल हाइपोथेसिस जो आपने क्लेम करा है, जो आपने पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में क्लेम करा है, उस क्लेम को आप टेस्ट करते हो। तो जिस हाइपोथेसिस को आपको टेस्ट करना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नल हाइपोथेसिस। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड नल? हम कहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है सैंपल और पॉपुलेशन में, ठीक है। सैंपल और पॉपुलेशन सेम है, उनमें अगर कोई डिफरेंस होगा भी तो ड्यू टू चांस हो सकता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। That's why this hypothesis is called null hypothesis. Okay, so dear, it is the hypothesis, it is the claim or hypothesis which is to be tested, okay. ओके, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। क्या? यस, एक मिनट रुको। हाँ, अब बात क्या है यहां पर कि अगर आपके पास सैंपल से आपने इंफॉर्मेशन ली, अब सैंपल के बेसिस पर अगर आपको ये पता चल जाता है, आपको सैंपल के बेसिस पर एविडेंस मिल जाता है क्या कि आपको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए? रिजेक्ट कर देनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। तो यहां पर हम एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। ओके, so if on the basis of sample, if evidence, आप एविडेंस कहां से निकालते हो? सैंपल से। if evidence from the sample is sufficient, आपको sufficient evidence मिल जाते हैं क्या करने के लिए कि आप रिजेक्ट कर सकते हो किसको? to reject the null hypothesis, then what you do? Then we accept what? alternate hypothesis. तो इसका मतलब अगर आपका क्लेम झूठा हो गया तो फिर क्या क्लेम बनता है आपका? उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब है
नल हाइपोथेसिस का एकदम उल्टा, मतलब अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो क्या क्लेम बनेगा, तो क्या कहना बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। बात आती है समझ में? ठीक है, अब नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? नल हाइपोथेसिस का मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो इट इज अ हाइपोथेसिस, इट इज अ हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है किसमें? पॉपुलेशन डाटा में और सैंपल डाटा के अंदर। ओके, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन व्हाट? बिटवीन सैंपल रिजल्ट and the population parameter. ओके ओके, एंड हम यहां पर एक और बात कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी टेक एजम्पशन, वी मेक एजम्पशन दैट 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 डियर जो डिफरेंस होगा वो क्या है? रेंडम है। क्या है? रेंडम कॉजेज है, ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं है। सो जो भी इनके बीच में डिफरेंस होगा वो छुटपुट एरर की वजह से होगा, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। कभी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं है। सो वी मेक एजम्पशन दैट डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैट्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर is due to chance only, is due to chance only, and that chance is random, that chance is random and not significant, and not significant. बात आती है समझ में? हाँ जी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता है कि हाँ, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है कि क्या किस बात को हम सच मानेंगे अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया? बात आती है समझ में? अगर मान लो हमने कहा कि एक सीए मिनिमम कितने कमा लेता है? एक सीए मिनिमम स्टार्टिंग में 8.5 लाख कमा लेता है, और डियर हमने कुछ सैंपल लिया और सैंपल के बेसिस पर हमने टेस्ट परफॉर्म करे, और टेस्ट ये कहते हैं कि एक सीए 8.5 लाख नहीं कमा पाता, एक सीए 8.5 लाख नहीं कमा पाता, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एक सीए 8.5 लाख से कम कमाता है। ओके, तो डियर हम कहेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ, यस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ HO, एंड इट स्टेट्स दैट, ये बताता है क्या? इट स्टेट्स दैट व्हाट, किसको हम सही मान सकते हैं? व्हाट मे बी बिलीव टू बी ट्रू, believed to be true and accepted if alternate hypothesis is, oh sorry, if null hypothesis is rejected, if null hypothesis is rejected. बात आती है समझ में? तो यहां हमने कंसेप्ट किया किस चीज का? नल हाइपोथेसिस का और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का। अब आ जाओ, एक कंसेप्ट बीच में डाल रहा हूं थ्योरी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यस, दैट इज व्हाट? टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ओके, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या कहता है? टाइप 1 एरर क्या है बताइए? मान लीजिए हमारी क्लास में हिमांशु है, ठीक है, हाँ, और बताइए अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैंने क्या किया,
हिमांशु एक बारी नकली सिगरेट पी रहा था। क्या कर रहा था? हिमांशु नकली सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा मैंने कहा हिमांशु सिगरेट पीता है, हिमांशु दारू पीता है। आप बताइए क्या क्या हिमांशु डेली बेसिस पर क्या कहते हैं, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है? नहीं। पर डियर मैंने क्या, किसी ने कहा, बताइए क्या, किसी ने क्या किया? किसी ने एक स्टेटमेंट बनाई कि हिमांशु कोई दारू नहीं पीता, हिमांशु कोई दारू नहीं पीता। जब मतलब जनरली नहीं पीता, जनरली नहीं पीता। हिमांशु सिगरेट नहीं पीता जनरली, और हिमांशु तंबाकू भी नहीं खाता जनरली। पर डियर क्या हुआ? मैंने सैंपल लिया, मैंने इसके पीछे इसको स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया, और मैं इसके पीछे पीछे घूमने लगा। और बाई चांस ऐसे हुआ कि 3-4 बारी मैंने इसको देखा, और 3-4 बारी ही ये क्या कर रहा था? दारू पी रहा था, तंबाकू खा रहा था, और सिगरेट पी रहा था। अब आप एक बात बताइए, मैंने सैंपल लिया और मैंने पॉपुलेशन का डाटा लिया। पॉपुलेशन कहती है कि 90% चांसेस है कि 90% टाइम्स ये नहीं पीता, ओकेजनली पीता है। अब आप एक बात बताइए, क्या जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाई थी, स्टेटमेंट बनाई थी हिमांशु के बारे में शुरू में कि वो ये सारे काम नहीं करता, क्या वो रिजेक्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। पर रियलिटी में क्या है? रियलिटी में वो ऐसे काम नहीं करता, पर हमने उसका जो ये स्टेटमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दैट एरर इज टाइप 1 एरर। जब आपका नल हाइपोथेसिस करेक्ट होता है और फिर भी आप उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाकर रिजेक्ट कर देते हो, तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एरर है। इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। किसी सही इंसान को गलत करार दे देना टाइप 1 एरर है। इसलिए किसी नल हाइपोथेसिस जो कि ठीक थी उसको हमने गलत करार कर दिया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या है? हिमांशु सही में, यस, ओकेजनली, नहीं सॉरी, ऑन डेली बेसिस ही कंज्यूम ऑल दीज थिंग्स, बट रियलिटी में क्या हुआ? रियलिटी में जब मैंने उसको देखा, मैंने उसको 3-4 बारी देखा, तो डियर उसने साधु वाले कपड़े पहन रखे थे, और वो भगवान का जाप कर रहा था। हाँ, और गरीबों को ब्रेड बांट रहा था, रोटी बांट रहा था, छोले पूड़ी बांट रहा था। हाँ, और मंदिर जाते हुए देखा और गले में माला पहन रहा था, राम 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 गिन रहा था। अब बताओ, ऐसे लड़का ऐसे काम कर रहा है? यस। अब आप मुझे ये बता दो कि क्या जो मैंने सैंपल लिया उसके बेसिस पर मैं, ठीक है, कोई नल, किसी ने कहा हिमांशु बिल्कुल ठीक लड़का है, वो ऐसे काम नहीं करता, पर डियर इनफैक्ट रियलिटी में नल हाइपोथेसिस फेल है। पर मैंने जब सैंपल लिया तो वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था मेरे को। अब आप एक बात बताइए, क्या मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा? ओ सॉरी, नल हाइपोथेसिस को, यस, इस केस में क्या होगा बताओ? इस केस में मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूंगा। किसी ने कहा वो कोई गलत काम नहीं करता था, मैंने कहा हाँ नहीं करता था, सैंपल के बेसिस पे मैंने कहा नहीं करता था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाया, वो भी कहते नहीं करता था। पर आप मुझे खुद बताइए, हाँ, क्या रियलिटी में वो ये सब काम करता था? यस। तो उस केस में हम बोलेंगे टाइप 2 एरर। इसीलिए एक बात याद रखना, जब नल हाइपोथेसिस रियलिटी में तो ठीक है, पर आपके जो टेस्ट के रिजल्ट आ रहे हैं हाइपोथेसिस के, वो उसको रिजेक्ट करवा देते हैं, टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर ऑफ व्हाट? हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर कब होगा बताओ? जब नल हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन टेस्ट के बेसिस पे हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। आप लोगों ने पीके मूवी देखी है? पीके मूवी के अंदर वो कहता है सरफराज धोखेबाज है, ठीक है, क्या सरफराज सही में धोखेबाज था? हाँ, क्या बिल्ली नहीं देखी थी तुमने, है ना? तो डियर वो क्या हो गया था? टाइप 1 एरर। जबकि सरफराज ठीक था, और ठीक सरफराज को हमने रिजेक्ट कर दिया था, टाइप 1 एरर। लेकिन सरफराज सही में धोखेबाज था, पर हमने उस पर यकीन कर लिया, टाइप 2 एरर। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? तो डियर मैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर की बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं डेफिनेशन। ओके, rejecting a null hypothesis, rejecting a null hypothesis, ठीक है, when it is in fact true। और यहां पे
accepting a null hypothesis, accepting a null hypothesis when in fact it is false. बात आती है समझ में? तो मैं अब आपको एक बात बताता हूं, इस एरर को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एंड इसको हम डिनोट करते हैं एक नंबर से, दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा। और डियर आपको एक और बात बता दूं, अगर हमारी टेस्टिंग ठीक है, हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग बिल्कुल ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हमें अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे क्या है? कॉन्फिडेंस है। तो डियर मैं आपको बता दूं, दैट इज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों मिलाकर 100% बनता है। ठीक है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्लस level of confidence is equal to 1, or you can say 100%. ओके? और ये जो हमारा टाइप 2 एरर है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? बीटा से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। अब मैं आपको एक और बताता हूं, यहां पर क्या होता है, दोनों में ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे हाँ, या तो आप मौज मस्ती कर लो, अभी गोलगप्पे खाया हो, भल्ला पापड़ी खाया हो, ठीक है, स्प्रिंग रोल खाया हो, चाउमीन खाया हो, और आप लोग क्या कहते हैं, बाहर मोमोज वगैरह खा सकते हो, तफरी कर सकते हो, या क्लास अटेंड कर सकते हो। एक चीज कर सकते हो। तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो डियर इसी तरीके से देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लेवल टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अगर आप टाइप 1 एरर कम करना चाहते हो, टाइप 2 एरर अपने आप बढ़ जाएगा, और टाइप 2 एरर कम करना चाहोगे, टाइप 1 एरर बढ़ जाएगा। तो देयर इज अ यस ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। बात आती है समझ में? यस। नेक्स्ट चलिए आ जाए। अब बात करेंगे किसके ऊपर? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में। यस, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में। यहां पे इसके ऊपर शॉर्ट नोट ऑन भी आ सकता है। देखो, या तो शॉर्ट नोट ऑन आएगा किसके ऊपर? डायरेक्टली टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के ऊपर, या तो शॉर्ट नोट ऑन आएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है? तो आइए करते हैं इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में और बातें। आपको इतना तो लिख कर आना है कि वो है क्या, और एक्स्ट्रा क्या लिख कर आने वो बता रहा हूं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी। इट इज अ प्रोबेबिलिटी, इट मेजर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। तो राइट डाउन, इट इज अ प्रोबेबिलिटी और चांस of rejecting a correct null hypothesis, okay, when it is true, when it is true। ओके, इसका मतलब एक ट्रू हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर दोगे, एंड इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर मैं कहता हूं मुझे अपने टेस्ट पे 95% कॉन्फिडेंस है, तो मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हो जाएगा? 100% माइनस 95%, दैट इज 5%। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना रखना है? 99%, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हो जाएगा? 1%। ओके, इफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस is, then level of significance would be, if my level of confidence is 95%, then my level of significance is 5%. If my level of confidence is 99%, my level of significance is 1%.
अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब भी आप कोई टेस्ट लगाएंगे तो डियर सब में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेम नहीं होता, ये बात भी लिख करानी है। तो आप एक सिंगल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हर एक टेस्ट के अंदर ले नहीं सकते। नो सिंगल, ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ओके कैन बी applied to all the tests ओके। अच्छा, यहां पर आपको एक रूल बता देता हूं, यस क्या, कि अगर आप कोई कस्टमर रिसर्च कर रहे हो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, तो आप क्या लेकर चल सकते हो, आप 5% लेकर चल सकते हो। लेकिन डियर जब आप क्या कर रहे हो, आपको चेक करना है कि जो आपकी फैक्ट्री में मशीन है वो क्वालिटी प्रोडक्शन कर रही है या नहीं, तो उस केस में आपको क्या कहते हैं, उस केस में क्वालिटी का जब मैटर आ रहा है, क्वालिटी इश्यूज, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए 99%। ओके, तो उस केस में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% हो जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर फॉर कंज्यूमर रिसर्च level of significance is taken as 0.05 or you can say 5%. And for what, for quality research you take what level of significance as 0.01, that is 1%। नहीं, टाइप 1 का मतलब है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई जबकि वो ठीक थी। हाँ, अगर वो ठीक नहीं है और फिर रिजेक्ट हो गई तब तो अच्छी बात है ना। अगर कोई नल हाइपोथेसिस सही में बेकार है, ठीक है, कोई चीज सही में बेकार थी और हमने उसको फिर रिजेक्ट कर दिया तो कोई एरर नहीं है। कोई चीज सही में ठीक थी, हमने तब भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, कोई गलती नहीं है। पर अगर कोई गलत चीज थी उसको, ठीक है, कोई चीज सही थी उसको गलत ठहराना, टाइप 1। कोई चीज गलत थी उसको सही ठहराना, टाइप 2। ओके, नाउ अब ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता कैसे है, यूज कैसे होता है। देखो, जनरली मैं आपको बताता हूं, हाँ, यहां पर हम एक नया कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि आपका प्रोबेबिलिटी का भी कुछ कवर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें सबसे फेमस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें सबसे फेमस कौन सा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि जो हमारा डाटा है वो रैंडम होता है, और मान लीजिए हमारा जो डाटा होता है अगर हम उसको प्लॉट करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ओके, और अगर हम डाटा को प्लॉट करें तो हमारा डाटा कुछ इस तरीके का बनेगा, बेल शेप्ड का। ओके, बेल शेप्ड का आपका डाटा बनेगा, बेल शेप्ड का डाटा, ठीक है। और ये डाटा क्या होगा, अगर आप इस डाटा को बीच में से काट देंगे तो इसके दो इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। यहां पर एक जैसे नहीं दिख रहे होंगे पर लेकिन ये एक जैसे होते हैं। और आपका सबसे बीच में क्या लाई करता है, बीच में आपका लाई करता है मीन, पॉपुलेशन मीन, दैट इज डिनोटेड बाय म्यू, दिस इज नॉट म्याऊ। ओके, अब ये क्या कहता है कि अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, इफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देखो मैं आपको बताता हूं, जो हमारे पूरा डाटा है उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। क्या होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है मेरा, यस, ये पूरा का पूरा एरिया, यस, ये पूरा का पूरा एरिया कितना होता है, 100%। इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर जो मेरा वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 100%। लेकिन हाँ, लेकिन मैं कहूंगा मीन में कुछ वेरिएंस भी होती है, डेविएशन भी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम देखें कि हमारा जो डाटा है, पूरा का पूरा जो डाटा है वो मीन से कितना दूर है, तो वो हमें किससे पता चलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर चलते हैं, मान लीजिए हमारा मीन कितना है, हमारा मीन है 60। ओके, मैं कहता हूं हमारा जो एवरेज स्कोर है क्लास का हर सब्जेक्ट का वो है 60।
और यहां पे हमारे पास वेरिएंस है। वेरिएंस कितना है हमारे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना? 4। तो आप बताइए कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड डेविएशन कम कर दूं, जैसे मान लीजिए आप पेपर देते हो, आप मेरे स्टूडेंट हो और मेरे हर एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आते हैं ऑन एन एवरेज? 60%। तो ये हमारा पॉपुलेशन मीन हो गया। और हम कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है? 4। कितना है? 4। तो आप बताइए अगर मैं 60 में क्या करूं? माइनस कर दूं स्टैंडर्ड डेविएशन और 60 में प्लस कर दूं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कितनी आएगी वैल्यू? यस, एक मैं लेके चलूं म्यू मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन और एक मैं लेकर चलूं मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वैल्यू कितनी आएगी? एक वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 माइनस 4 दैट इज 56 और एक वैल्यू आ जाएगी 64। अब कोई बच्चा है डियर, वो एग्जैक्टली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 60 मार्क्स ऑब्टेन करेगा, मैं ये कहूंगा वो बच्चा एक रेंज में मार्क्स ऑब्टेन करेगा। तो उसके मार्क्स किस रेंज में? एक स्टैंडर्ड डेविएशन कम और एक स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आने के कितने चांसेस हैं? दिस रेंज मतलब एक स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? मान लीजिए एक स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गया एक स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, ये माइनस हो गया और ये हो गया हमारा कितना? प्लस। तो डियर ये जो हमारा इस रेंज के अंदर मार्क्स आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज अराउंड 68%, अराउंड। तो दिस, yes, this area up to 2 standard deviation is known as, yes, this area up to 2 standard deviation, ठीक है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस और एक स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस इज अराउंड 68%। प्रोबेबिलिटी है कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे? 56 और 64 के बीच में। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, हाँ, मैं एक स्टैंडर्ड डेविएशन और लेकर चलता हूं, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन और प्लस, यस, प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? हमारी जो प्रोबेबिलिटी है इस पूरे एरिया की, यहां से लेकर यहां तक की, ये हो जाती है हमारी कितनी? अराउंड 95%। और डियर अगर हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं तो लगभग हम सारा का सारा एरिया कवर कर लेते हैं। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। सो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस, इसका मतलब कितना हो गया? 60 minus 3 into 4 that is 48 and 60 plus 3 into 4 is 72। मेरे मार्क्स 48 से 72 के बीच में आएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी जनरली कितनी रहती है? हाँ, इसकी जनरली प्रोबेबिलिटी रहती है 99%। आती है बात समझ में? हाँ जी। तो डियर जो हमारा बचा हुआ एरिया है, बचा हुआ एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? रिजेक्शन एरिया। उसको हम क्या बोलते हैं? रिजेक्शन एरिया। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे बताता हूं अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, बताइए। अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है तो मेरा कॉन्फिडेंस कितना है? 95%। अच्छा, अगर मेरा टेस्ट कैसा है? टू टेल। मेरा टेस्ट कैसा है? टू टेल। तो मेरा जो रिजेक्शन एरिया होगा वो दोनों तरफ होगा। मैं रेड कलर से बनाऊंगा रिजेक्शन एरिया। रिजेक्शन एरिया कितना है? 2%। मतलब हाँ, यस, कि मेरी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। डियर आप मुझे बताएंगे दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? 5%। 5%। तो 5% टू टेल टेस्ट है तो आपको 2 से डिवाइड कर देना है, कितना आ जाएगा? 2.5%। तो 2.5% रिजेक्शन एरिया यहां पर और 2.5% रिजेक्शन एरिया यहां पर। तो बीच का एरिया कितना हो गया? 95%। बीच का एरिया कितना कहलाएगा? 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आपका आंसर इस रेड वाले एरिया के अंदर आ जाता है, रिजेक्शन एरिया के अंदर आ जाता है, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो। ठीक है, अगर आपका जो आंसर है वो इस ग्रीन वाले एरिया के अंदर आ जाता है, so this is your acceptance area and this is your
रिजेक्शन एरिया। बात आती है समझ में? हाँ जी। सो रिजेक्शन किसका, रिजेक्ट किसको करना है? नल हाइपोथेसिस। किसको करना है? नल हाइपोथेसिस को। बात आती है समझ में? नेक्स्ट आ जाओ, टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट होता क्या है, आइए समझते हैं। टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट होता क्या है। ओके, सपोज सपोज मैंने एक क्लेम करा, क्या मैंने एक क्लेम बनाया, आई एम मेकिंग अ क्लेम, आई एम मेकिंग अ हाइपोथेसिस दैट दैट एवरेज सैलरी ऑफ अ चार्टेड अकाउंटेंट is at least 8.5 लाख, 8.5 लाख। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताना कि अगर हमने सैंपल लिया, हमने क्या लिया? सैंपल लिया, और उससे हमें पता चल रहा है कि एवरेज सैलरी कितनी आ रही है? 6 लाख, और हमने देखा, हाँ, तो आप मुझे एक बात बताइए, यस, आप मुझे एक बात बताइए कि 6 लाख होना मेरे क्लेम को रिजेक्ट कर देता है या नहीं? आप मुझे बताओ। अगर सही में जो सैंपल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मुझे पता चलता है कि 6 लाख सैलरी है, तो बताओ रिजेक्ट हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए मेरा क्लेम? मैंने बोला था एटलीस्ट 8.5 लाख, है ना? रिजेक्ट हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन अगर एवरेज पैकेज कितना है? 8.5 लाख से ज्यादा निकलता है, 11 लाख निकलता है, तो बताओ क्या मेरा क्लेम रिजेक्ट होता है या नहीं? मेरा क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इट इज मोर बेनिफिशियल टू हैव मोर। बात मानते हो? तो डियर, यहां पे मैं नल हाइपोथेसिस, हमेशा नल हाइपोथेसिस में क्या आएगा? इक्वालिटी का साइन आएगा, ये याद रखना। तो यहां मैं क्या रखूंगा? नल हाइपोथेसिस कैसे लिखूंगा? नल हाइपोथेसिस ऑलवेज, वी ऑलवेज वी ऑलवेज यूज इक्वालिटी साइन इन नल हाइपोथेसिस। ओके, तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा बताओ? मेरा नल हाइपोथेसिस बनेगा इक्वल टू एवरेज सैलरी, सॉरी ऐसे लिखते हैं हम, नल हाइपोथेसिस सच दैट जो मेरा मीन है पॉपुलेशन का वो क्या होगा? वो है 8.5 लाख। ठीक है, अच्छा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा बताओ? कि जब जब मेरा, हाँ, जब मेरी, बताओ मेरा ये रिजेक्ट कब हो जाएगा? 10 लाख पे होगा? 11 लाख पे होगा? नहीं। क्या 8.5 लाख से नीचे होने पर मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा? यस। तो वी विल से दैट म्यू, नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी? यस, एक मिनट, अब इसमें भी दिक्कत आने लग गई क्या? चलो, नल मेरा 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 नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा? मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा क्या? कि जो मेरा म्यू है, मेरा मीन है ऑफ द पॉपुलेशन, इट इज लेस देन एवरेज सैलरी जो है वो कितनी है? लेस देन है 8.5 लाख। ओके, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाऊंगा। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो मेरा 8.5 है वो मीन होता है, दैट इज मीन इज 8.5 लाख, दिस वैल्यू इज हेयर। अब आप एक बात बताओ, जो छोटी वैल्यू है 8.5 से वो इस तरफ आएगी, लेफ्ट की तरफ आएगी, और जो बड़ी वैल्यू है वो किस तरफ आएगी? राइट की तरफ। तो मेरा रिजेक्शन एरिया कहां पर होगा बताओ? मेरा रिजेक्शन एरिया होगा इस तरफ, और मेरा एक्सेप्टेंस एरिया क्या होगा बताओ? मेरा एक्सेप्टेंस एरिया होगा ये। तो बताओ, जहां पे हमारे पास सिर्फ, हाँ, सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक ही तरफ रिजेक्शन एरिया होता है, या तो लेफ्ट या राइट, तो हम क्या बोलते हैं उसको? वन टेल टेस्ट। क्या बोलते हैं? वन टेल टेस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक मशीन है, मेरे पास एक मशीन है, आई एम मेकिंग अनदर क्लेम दैट माई मशीन
फिल्स, मतलब मैं कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स फिल कराता हूं, किससे? मशीन से। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हम क्या करते हैं? फिल करते हैं। तो वो जो मशीन है वो फिल करती है एग्जैक्टली 600 ml, एग्जैक्टली 600 ml। तो बताइए मेरा नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा? नल हाइपोथेसिस बनेगा म्यू इज इक्वल टू 600 ml। पर आप एक बात बताइए, ये जो मेरा नल हाइपोथेसिस है रिजेक्ट कब हो जाएगा? या तो कम भर रहा है या ज्यादा भर रहा है। अगर कम भरेगा तब भी रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर ज्यादा भरेगा तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर कम भरेगा तो डियर लोग हमारे अगेंस्ट केस कर देंगे, 600 ml नहीं कम देते हैं, और अगर ज्यादा भरेगा तो कंपनी का ही लॉस है फाइनेंशियली। तो हम यहां पर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस म्यू इज नॉट इक्वल टू 600 ml, इट इज नॉट इक्वल टू 600 ml। और आप कह सकते हो और म्यू इज लेस देन, ओके, एंड इट इज मोर देन व्हाट? 600 ml। ओके, तो इस केस के अंदर जो मेरा रिजेक्शन एरिया है वो किस तरह बनेगा? रिजेक्शन एरिया मेरा बनेगा दोनों तरफ। ओके, यहां पर क्या होगा? मेरा मीन आएगा कितना? मीन आ जाएगा 600 ml, दैट इज म्यू। और मेरा रिजेक्शन एरिया कहां होगा? दोनों तरफ होगा, यहां पे भी और यहां पे भी। ज्यादा होना और कम होना दोनों ही बुरी बात। और ग्रीन कलर से मेरा एक्सेप्टेंस। बात आती है समझ में? तो डियर जब आप कोई ऐसा टेस्ट कर रहे हो, अब आपको पता कैसे चलेगा कि वन टेल है टू टेल है? वन टेल और टू टेल आपको नल हाइपोथेसिस से नहीं पता चलेगा। किसके सिंबल से पता चलेगा? क्योंकि नल हाइपोथेसिस आप हमेशा इक्वल टू लेकर चलते हो, हमेशा। तो आपको किसके सिंबल से पता चलेगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के सिंबल से पता चलेगा। तो यहां पर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में सिर्फ एक साइड रिजेक्शन है, लेस देन पर। सो इट इज वन टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट। ओके, और यहां पर रिजेक्शन एरिया क्या है? दोनों तरफ है, लेफ्ट एंड राइट। सो इट इज टू टेल टेस्ट। बात आती है समझ में? इट इज टू टेल टेस्ट। एंड ऊपर वाला क्या है? वन टेल टेस्ट। और ये टू टेल में क्या होगा? टू टेल में आपका जो नल हाइपोथेसिस है उसके आगे सिंबल ये लगा होगा, यस, लेस देन इक्वल टू बोथ, लेस देन इक्वल टू बोथ। तो अब लिख लेते हैं वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट के बारे में थ्योरी भी आती है। डायग्राम आपको ऐसे ही बना के आने। लिखिए वन टेल टेस्ट, वन टेल्ड टेस्ट। तो क्या है वन टेल? यस, ओके, वी कंसीडर only a single direction, only a single direction of difference, ठीक है, away from the population parameter, difference away from population parameter। ओके, here rejection areas, rejection area क्या है? rejection area lies only on one side, either it can be left or it can be right side of the what? Of the sampling distribution, of the sampling distribution। okay, so it would look like this। आइदर आप यहां पे बना सकते हो रिजेक्शन एरिया, और आइदर आप यहां पर रिजेक्शन एरिया। ओके, अब यहां पे फर्क क्या आता है? मान लीजिए ये है वन टेल टेस्ट,
और मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 5%। 5% है, ठीक है। तो मेरा जो रिजेक्शन एरिया है वो कितना लेके चलूंगा? 5%, क्योंकि मेरे को एक ही साइड डिवाइड करना है। ये 5% होगा और बाकी एक्सेप्टेंस एरिया कितना हो जाएगा? 95%। लेकिन अगर मेरा टेस्ट कैसा है? 2 टेल टेस्ट, तो क्या होगा बताओ? 2 टेल टेस्ट के अंदर, हाँ जी, ठीक है। इट कंसीडर बोथ द डायरेक्शन, इट कंसीडर्स बोथ द डायरेक्शंस of the difference away from the pyramid, okay, specified in the null hypothesis, given in null hypothesis, so here rejection area lies on both the sides. Here rejection area lies on both the sides. That means हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, दोनों साइड रिजेक्शन है। और हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसा बनेगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा दैट नॉट इक्वल टू, ये वाला साइन लगेगा, ठीक है, म्यू इज नॉट इक्वल टू। ओके, सो अब यहां पर आपको बताता हूं, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? 5% है, तो आप कितना लेके चलोगे? 2.5% इधर चला जाएगा और 2.5% इधर चला जाएगा, ये बात याद रखना। यस, सो यू विल टेक व्हाट? अल्फा बाय 2, डिवाइड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 2 टेल टेस्ट है। हाँ जी, क्या बात आती है समझ में? So I am ending the session here. हम कुछ ही देर में दूसरा सेशन भी कंडक्ट करेंगे, आधा घंटे 45 मिनट में। So I am ending the session here. Hope you like the session. बिल्कुल ठीक कह रहे हो हिमांशु, अब समरी सही बनाई है। नो 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 नो, टाइप 2 का मतलब है, टाइप 2 एरर का मतलब है accepting a wrong hypothesis. टाइप 1 एरर का मतलब क्या है? रिजेक्टिंग अ करेक्ट हाइपोथेसिस। एंड टाइप 2 का मतलब है एक्सेप्टिंग अ रॉन्ग हाइपोथेसिस। हाँ, अगर आपने किसी सही इंसान से शादी कर ली, सॉरी, अगर आपने किसी गलत इंसान से शादी कर ली तो क्या होगा? हाँ, आपने किसी गलत इंसान से शादी कर ली, टाइप 2 है, पर अगर आपने किसी सही इंसान को ठुकरा दिया, टाइप 1 है। ओके, तो बाय बाय।